हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हां प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं है और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो सुबह सुबह का समय कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है। अरे उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा और याद कीजिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। होके मायूस नहीं हूं, शाम की तरह ढलते रहिए। अरे जिंदगी एक भौर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। प्यारे दोस्तों, चलते रहना है, मंजिल तक पहुंचेंगे और आपकी मंजिल को औकात दिखाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कंसेप्ट लॉजिक रैशनल 360 की आन बान शान है। स्क्रीन के ऊपर आंकड़ा बेहतर से बेहतरीन वाला होना चाहिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे रहे। और आपको पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही पीक लेवल है और पीक लेवल पे पहुंचा दिया तो कंसेप्ट खतरनाक वाले खुलेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर, शुरुआत करते हैं आज के दिन के ताबड़तोड़ सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखना, चारों ऑप्शन को देखना है, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब देना है। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर जरूर करेगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को उभारने वाला एकमात्र चीज रहेगी, वो रहेगा आपका पॉजिटिव पार्टिसिपेशन। तो टुकर टुकर ना देखें। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने और बहुत कुछ नया सिखाने वाला क्वेश्चन है। ए नर्स इज ए प्लानिंग केयर फॉर ए 7 ईयर ओल्ड। एक नर्स है जो तैयारी कर रही है 7 साल के बच्चे की केयर करने की। अरे कितने साल के बच्चे की केयर करने की तैयारी? 7 साल की। हु इज द हॉस्पिटलाइज फॉर द हर्निया रिपेयर। और उसे अस्पताल में ले गए हर्निया रिपेयर के लिए। हर्निया का मतलब है भैया जी एब्डोमिनल वॉल के थिन होने के कारण या वीक होने के कारण एब्डोमिनल ऑर्गन प्रोट्रूड हो जाता है, वो कहलाता है हर्निया। The nurse should assess the client for the which of the following fear common in this age। इस समय, इस उम्र में कौन सा डर ज्यादातर पाया जाता है? डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। अरे मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। आपके हौसलों में आग होनी चाहिए, क्योंकि यह सवाल लंका लगेगी, यह सवाल में लंका लगेगी। फटाक से जवाब दीजिएगा। सबका गुड मॉर्निंग स्वीकार हो चुका है। 7 साल का बच्चा हड्डियां रिपेयर, डर पूछा है कि इस उम्र में कौन सा डर होता है। तो आपको भैया जी 7 साल की उम्र में आपको पता है क्या देखने को मिलता है? अरे भैया जी इन्फीरियरिटी देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है? इन्फीरियरिटी देखने को मिलती है। होता है या नहीं होता है? इरेक्शन की थ्योरी में 7 साल से 11 साल के बच्चे में, अरे भैया जी इरेक्शन की थ्योरी में 7 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे में ध्यान रखिएगा क्या देखने को मिलता है? इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है और वहां सेल्फ लर्निंग प्रोसेस स्किल होती है। अरे वो क्या करता है? सेल्फ ओरिएंटेड और न्यू लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। वो किसके ऊपर फोकस करता है? न्यू लर्निंग के ऊपर फोकस करता है कि आज कुछ नया सुनेंगे, आज कुछ नया सीखेंगे। आप सबको पता होगा ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट पढ़ा था, सेम प्लस डाउट पढ़ा था, ऐसे करके अपन ने सारी चीजें पढ़ी थी। तो पहला लिखा है सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से सेपरेट होने वाली एंजाइटी 5 महीने से 5 साल तक के बच्चे में होती है। ये कहां होती है? फ्रॉम 5 मंथ टू 5 ईयर। 5 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी होती है। माता पिता से अलग करते ही बच्चा व्याकुल हो जाता है, बच्चा रोने लग जाता है, बच्चा घबराहट महसूस करता है और बच्चा रिएक्शन शो करता है। तो ये तो नहीं है। चलो न्यू लर्निंग यहां आ रही है, रोक देते हैं। इंजरी और पेन के बारे में कब देखने को मिलता है? इंजरी और पेन के अंदर एडोलसेंट एज के अंदर आता है, ये रख दीजिएगा। अपोजिट सेक्स में क्या होता है? एडल्ट और एडोलसेंट में देखने को मिलता है, तो ये भी उड़ा दीजिएगा। यहां आपका राइट आंसर क्या देखने को मिलता है? ट्राई टू न्यू लर्निंग। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर इसका हर्निया के साथ कोई संबंध नहीं है। ना तो हर्निया के साथ में इसका कोई जायज संबंध है और ना ही कोई नाजायज संबंध है। दिए गए सवाल की लैंग्वेज के अंदर एलिमिनेशन टेक्निक शुड बी यूज्ड टू गिव ए आंसर। बाकी नहीं निकलेगा, बाकी ये आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों न्यू लर्निंग मैंने बताई है, नई लर्निंग सीखेगा, लेकिन हर्निया में नई लर्निंग कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन डॉक्टर करेगा और डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान मरीज बच्चा बेहोश है, लेकिन यहां अपने को मजबूरी में जवाब क्यों देना पड़ा? क्योंकि सर सेपरेशन पेरेंट्स क्या हो गया? सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स या सेपरेशन एंजाइटी शुड बी डेवलप फ्रॉम 5 मंथ टू 5 ईयर। मैच नहीं करता है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया इंजरी एंड पेन। इंजरी और पेन आपका 12 से 15 साल के बीच में होता है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया अपोजिट सेक्स, एडोलसेंट और एडल्ट में होता है, तो ये एडोलसेंट और एडल्ट नहीं है।
इंजरी वाला नहीं है, तो फिर मजबूरी में उत्तर क्या देना पड़ेगा, बी। और यही आपके आज के सेशन का क्या है, पहले सही जवाब भी गया, कुछ बच्चों का सही गया, कुछ का गलत गया, लेकिन घबराना नहीं है। और यह आंकड़ा अटका अटका सा नजर नहीं आना चाहिए। लाइक और शेयर वाले आंकड़े को तूफान की तरह फैला दीजिएगा, क्योंकि तुम राफेल स्टूडेंट हो। राफेल तो राफेल की तरह उड़ना चाहिए। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, फोटो को देखें, पहचाने, परखें और फिर जवाब दें। यह किसी का गलत नहीं होगा। चलो ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने है, बाइलोब देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं कुस्कोज। अरे कुस्को स्पेकुलम, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सर ये सेल्फ रिट्रैक्टिंग है, यानी ये लिखा हुआ है सेल्फ रिट्रैक्टिंग, तो इसे बोलेंगे सेल्फ रिट्रैक्टिंग। सेल्फ रिट्रैक्टिंग के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे ये क्या देखने को मिलता है, सेल्फ रिट्रैक्टिंग, उसको स्पेकुलम के नाम से जाना जाता है। वो किसके लिए काम में लिया जाता है, तो याद रखिएगा यूजफुल, अरे यूजफुल फॉर सर्विक्स एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। सर्विक्स और वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए काम में लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, सर्वाइकल एग्जामिनेशन और वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, कुस्को स्पेकुलम काम में लेते हैं, जो आपका सेल्फ रिट्रैक्टिंग इसलिए बोला है कि इसको जब ओपन कर दोगे तो खुल जाएगा। क्या सर डीएनसी के अंदर इसको यूज ले सकते हैं, हालांकि डीएनसी के लिए नहीं लेकर के पेप स्मीयर के लिए ज्यादा लेते हैं। डायलेशन इन क्यूरेटेज में अपने को थोड़ा डायमीटर लार्ज चाहिए, तो उसके लिए अपन सिम्स स्पेकुलम काम में लेते हैं। ये ज्यादातर मोस्ट प्रेफरेबली यूज है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, देन टेकन ए सैंपलिंग ऑफ द पेप स्मीयर। तो लिख सकते हो मोस्टली यूज इन द पेप स्मीयर सैंपलिंग, मोस्ट कॉमनली यूज इन पेप स्मीयर सैंपलिंग। पेप स्मीयर में सैंपलिंग लेने के लिए ज्यादातर जो काम में लिया जाता है वो यही है। पेप स्मीयर बोले तो सर्वाइकल कैंसर का पता करना, किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर में सैंपल लेते हैं पेप स्मीयर, जिसे अब फुल फॉर्म बोला जाता है पेपिनोकोलस स्मीयर। अरे इसकी फुल फॉर्म क्या लिखोगे, पेपिनोकोलस स्मीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेपिनोकोलस स्मीयर के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपके सामने डिवाइस क्या है, कुस्को स्पेकुलम। अब दूसरा सर आपने डीएनसी के लिए मोस्ट कॉमनली बताया था, यूज इसका भी ले सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन डी एंड सी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेशन एंड क्यूरेटेज, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। अरे तुमसे ही तो उम्मीदें हैं, पूरी दुनिया की नजरें 360 डिग्री पे और मेरी नजरें तुम पे टिकी हुई है। ध्यान रखिएगा, ये जोश जुनून पागलपन हर परिस्थिति में आपके लिए सेशन लेने की उम्मीदें, और हर समय यह सोचना कि नर्सिंग जगत में भूचाल मचाना कंसेप्ट लॉजिक्स है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कंटेंट डालना है तो विद्यार्थियों मेहनत कीजिएगा, कमर कस के एक क्लास को मैक्सिमम लोगों तक कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे। ध्यान रखिएगा, डायलेशन एंड क्यूरेटेज के लिए कौन सा काम में लेते हैं, सिम्स स्पेकुलम काम में लिया जाता है। और सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा एक ऐसी डिवाइस आप लोगों ने देखी होगी, ध्यान रखिएगा ये ऐसी डिवाइस आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, हाँ सर ये इस प्रकार की डिवाइस होती है। इसके अंदर ये थोड़ा मैं गड्ढा बनाने की, कर्व बनाने की कोशिश करता हूं जहां से ड्रेनेज हो जाए, ये आपका कहलाता है सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, जो सेल्फ रिट्रैक्टिंग नहीं होता है, ये मैनुअली यूज लिया जाता है। इट शुड बी यूजफुल मैनुअली, क्या बोलोगे, इट शुड यूजफुल ओनली मैनुअल। ये सिर्फ मैनुअल में ही यूजफुल होता है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ यूजफुल किसमें देखने को मिलता है, मैनुअल में ही यूजफुल रहेगा। ये आपका कुछ को चला गया, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने,
सवाल आपसे पूछ रहा है गोल सेटिंग फॉर ए क्लाइंट विद द मिनर्स डिजीज। अरे गोल सेटिंग, गोल का मतलब टारगेट करो, सेट करो किसमें, मिनर्स डिजीज वाले मरीज में। शुड बी इंक्लूड द विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होती है मिनर्स डिजीज? तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिनर्स एनीमिया अलग है और ये मिनर्स डिजीज है। और मिनर डिजीज क्या है? तो ये ईयर डिसऑर्डर है, ये आपके कान की बीमारी है जिसे अपन ईयर डिसऑर्डर के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं, ये मिनस डिजीज होती है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज एंडोलिम्फ, क्या बढ़ जाएगा, एंडोलिम्फ का लेवल बढ़ जाता है। एंडोलिम्फ का मतलब भैया जी इनर ईयर के अंदर, ध्यान रखिएगा यहां क्या देखने को मिलता है, इनर ईयर के अंदर आपके भैया जी सोडियम की, इनर ईयर के अंदर जो आपकी सोडियम की जो कंसंट्रेशन है, इनर ईयर के अंदर जो आपके सोडियम की कंसंट्रेशन है वो क्या देखने को मिलेगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण मरीज को क्या होगा, एक्सेसिव वर्टिगो देखने को मिलेगा। जिसके कारण मरीज में क्या होगा, एक्सेसिव वर्टिगो क्या देखने को मिलता है, एक्सेसिव वर्टिगो चीज देखने को मिलती है। और एक्सेसिव वर्टिगो के साथ में मरीज में यहां नोजिया वोमिटिंग होता है, तो यहां अपन बोल सकते हैं मोर चांस क्या देखने को मिलता है, अरे मोर चांसेज ऑफ इंजरी। इस मरीज में क्या हो सकता है, इंजरी के प्रकार बढ़ जाएंगे या इंजरी के चांसेज बढ़ जाएंगे। मरीज में चांसेज बढ़ जाते हैं तो सर इस मरीज के लिए सबसे पहला क्या किया जाता है, एडवाइज टू प्रिवेंट द चांसेज ऑफ इंजरी। सबसे पहला मरीज के लिए क्या होता है, एडवाइज to prevent the chances of इंजरी। और उसके लिए अपन मरीज के लिए क्या काम में ले सकते हैं, साइड रेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, साइड रेल्स को अप कर सकते हैं। अरे उसके लिए अपन बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, साइड रेल्स को अप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो यूज द डायूरेटिक। अरे यूज द डायूरेटिक, डायूरेटिक क्या करेगा, वो आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अरे जिससे क्या इंप्रूव हो जाएगा, सर इस मरीज में जब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा और जिस मरीज में यूरिन आउटपुट बढ़ेगा उसमें कंडीशन रिजोल्व होगी। अरे उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनर ईयर के अंदर मरीज का मामला गड़बड़ाएगा। कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर ये मिनर्स डिजीज और मिनर्स एनीमिया में क्या फर्क है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन में मिनर्स एनीमिया होता है, ये मिनर्स डिजीज है। आप लोगों को ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, बाकी अब आप लोगों को पता है कि कान, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये आपका भैया जी मिडल ईयर, अरे ये मिडल ईयर, ये आपका मिडल के बाद में क्या देखने को मिलता है, इनर ईयर वाला मामला आ जाता है। यहां अगर अपन कोशिश करेंगे तो ये वाली चीज क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, यहां मेलस, इंकस और स्टेपीज वाला मामला देखने को मिलेगा। और यहां आपकी क्या देखने को मिलता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, और जिसे भैया जी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वाला एरिया, और ये आपकी 8th क्रेनियल नर्व। ये इस प्रकार से ही अपना कान होता है। जी हाँ, अब मैंने क्या बोला है कि इस इनर ईयर के अंदर मामला गड़बड़ा रहा है। इस इनर ईयर के अंदर क्या देखने को मिलता है, मामला गड़बड़ाता हुआ या प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आता है, वो वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो इस कंडीशन को, ये देखने को मिलता है। जो अभी मैंने एक शब्द बोला था मिनर्स डिजीज, मिनर्स एनीमिया, ये मिनर्स एनीमिया मैंने कहां बोला था, बीमारी है वॉर्म इन्फेस्टेशन जिसका नाम है हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन। हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन जो प्यारे मित्रों देखने को मिलता है, हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन जो मरीज में देखने को मिलता है, इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये आपके बॉडी में एक तो टनल बनाता है डायरेक्टली पेनिट्रेट होकर के, और दूसरा ये ब्लड को शक करता है। ये ब्लड को क्या करता है, शक करता है। ध्यान रखिएगा, इसके कारण ही अपन बोलते हैं, यानी सिंगल वन वॉर्म इन्फेस्टेशन डायरेक्टली पेनिट्रेट इनटू द बॉडी। ये एकमात्र ऐसा वॉर्म इन्फेस्टेशन है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, डायरेक्टली पेनिट्रेट होता है। डायरेक्टली पेनिट्रेट होने वाला वॉर्म इन्फेस्टेशन क्या कहलाता है, तो जवाब दीजिएगा मिनर्स एनीमिया कहलाता है, खून चूसने वाला होता है। ध्यान रखिएगा, ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी थी। समझ में आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों ने सही जवाब दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें सीखना है, क्योंकि या तो अपन जीतते हैं या सीखते हैं, हारते नहीं है। गूगल स्टूडेंट कभी हारे क्या? नहीं हारे। गोल सेटिंग, टारगेट क्या है, क्लाइंट विद द मिनर्स डिजीज, कान में पानी भर गया, ज्यादा तेज हो गया, प्रेशर बढ़ गया, उसमें पहला बोल दिया फ्रीक्वेंट एम्बुलेंस ना मुन्ना ना, कॉन्ट्रा इंडिकेट, चलाना तो है ही नहीं। अगर ये मरीज चलने की कोशिश करेगा तो मोर चांस ऑफ इंजरी, बिल्कुल नहीं। प्रिवेंट ए फॉल इंजरी, सही बात है, कोशिश करो कि गिरने से बचाओ।
अरे क्या इस मरीज को गिरने से बचाना है? जी हां। तीसरा बोल दिया कंजप्शन ऑफ ए 3 मील पर डे, दिन में 3 टाइम खिलाओ, नहीं। ज्यादा खाएगा ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, उड़ा दो। और प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन, ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। तो अति बेहतरपूर्ण आंसर क्या चला गया? बी। नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या देखने को मिलेगा? ये वाला। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या रहेगा? ये वाला। सवाल आपसे पूछ रहा है कि द फिजिशियन इज ए कॉलिंग इन एन ऑर्डर ऑफ ए एम्पीसिलिन फॉर ए नियोनेट। अरे भैया जी, फिजिशियन कॉल कर रहा है, फिजिशियन का फोन आया है और फोन करके क्या बोल दिया? ऑर्डर है एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो लगा दो फॉर ए नियोनेट, एक छोटे बच्चे को लगा दो। द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, और नर्स क्या करेगी? सेलेक्ट ऑल ऑफ देम अप्लाई। साटा क्वेश्चन है, साटा क्वेश्चन है। फिजिशियन ने फोन किया है और बोला 28 दिन से छोटा बच्चा है, उसको एम्पीसिलिन लगा दो। पहला ऑप्शन बोल रहा है राइट डाउन द ऑर्डर, पहला बोलेंगे लिख लो। दूसरा बोल दिया आस्क द फिजिशियन टू कम टू द हॉस्पिटल एंड राइट द ऑर्डर ऑन द चार्ट, उसे बोलेंगे फोन करने से नहीं होगा, हॉस्पिटल आओ और लिख के जाओ। तीसरा बोल दिया रिपीट द ऑर्डर टू द फिजिशियन ओवर द टेलीफोन, हाथों हाथ फोन पे वापस बोल के सुनाओ कि यही बोला क्या? एम्पीसिलिन ही बोला है या एमोक्सिसिलिन बोला है या पेनिसिलिन बोला है, सुनाओ। आस्क द फिजिशियन टू कंफर्म द ऑर्डर इज करेक्ट, और उसे बोलो कि क्या बताओ मैंने बोला जो सही है। लास्ट बोल दिया आस्क द नर्सिंग सुपरवाइजर टू, अरे कंसाइन द टेलीफोन ऑर्डर एंड द ट्रांसक्रिप्शन बाय द नर्स, उसे बताओ अपने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को कि फोन आया डॉक्टर साहब का, उन्होंने बोला एम्पीसिलिन लगा दो, तो क्या मैं लगा दूं? क्या मैं लिख दूं? नहीं तो एक बार फोन करके पूछ लो यही बोली या नहीं बोली। ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन लेकर के नहीं बैठना है निकम्मे इंसानों की तरह। फोन पे दवाई दी जाती है, टेलीफोनिक ऑर्डर शुड बी यूजफुल इन द ओनली एंड ओनली इमरजेंसी कंडीशन। तो याद रखिएगा, पहला लिख लीजिएगा, या मैं क्या बोल रहा हूं? टेलीफोनिक ऑर्डर यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन। ध्यान रखिएगा, अरे आपातकालीन परिस्थितियों में वो फोन पे बता सकते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों पहला आपको क्या बोल दिया? राइट द ऑर्डर। जैसे ही उसने बोला एम्पीसिलिन तो आपको हाथों हाथ उतारना है, ये सही बात है, वरना आप उसके बाद भूल जाओगे। एम्पीसिलिन बोला, एमोक्सिसिलिन बोला, पेनिसिलिन बोला, टेट्रामाइसिन बोला, टेक्रोमाइसिन बोला, ये बोला वो बोला, क्या बोला? तो ये नहीं करना। जैसे ही डॉक्टर साहब ने बोला एमपी तो आपको लिखना है एम्पीसिलिन, आपने हाथों हाथ छाप दिया एम्पीसिलिन। दूसरे नंबर में आस्क द फिजिशियन टू कम टू द हॉस्पिटल एंड राइट द ऑर्डर इन द चार्ट, दूसरा बोल रहा है उसे बोलो हॉस्पिटल आके लिख। अरे बेटा हॉस्पिटल आके लिखना होता तो बेचारा फोन क्यों करता? इसको मजा आता है? नहीं आता है ना, कुछ परिस्थितियों में फंसा होगा इसलिए फोन किया, तो ये तो बात गलत है, दादागिरी नहीं करनी अपने। तीसरा बोल दिया रिपीट द ऑर्डर टू फिजिशियन ओवर द टेलीफोन, वापस सुनाओ। हाँ, उसने बोला एम्पीसिलिन लगाओ, आपको बोलना है वापस कि सर क्या आपने एम्पीसिलिन के बारे में बोला क्या? तो तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि उसने बोला हाँ हाँ नर्सिंग ऑफिसर मैंने एम्पीसिलिन के बारे में बोला, हाथों हाथ बोलते ही फोन काट देना, फिर आगे लंबी बात नहीं करनी है। क्लियर है? तो ये सही है, वापस उसे सुनाओ। उसने बोला हाँ यही बोला, तो सही है ये। तो लास्ट बोल दिया नर्सिंग सुपरवाइजर, बेटा फोन डॉक्टर साहब ने किया, दवाई मरीज को लगानी, लगाने वाले हम, तो हम इतने कमजोर हैं कि नर्सिंग सुपरवाइजर से जाकर के बोलेंगे उसका फोन आया ये वो? अरे अपने डिसीजन खुद लो, अपनी दुनिया खुद बनाओ, अपनी मंजिल को औकात खुद दिखाओ। तो सही आंसर क्या चला गया? ए सी डी। अरे क्या चला गया? ए सी डी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट आंसर आपका चला गया ए सी डी। समझ में आया? ए सी डी वाला देखने को मिलता है, एसीडी का मतलब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, समझ लेना। समझ में आया? एसीडी आपके इस सवाल का क्या चला गया? राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये देखने को मिलेगा, बड़ा नाजुक सा फोटो है, ध्यान से देखें, पहचाने परखें और जवाब दें।
फटाक से कमेंट करना है, टुकर टुकर नहीं देखना है। और अभी तक जिसने वो नहीं किया वो कर दो, और वो नहीं तो वो कर दो। बोले तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। एलिज है, कईयों को ग्रीन आर्मिटेज नजर आ रही है। वलसेलम, वलसेलम, वलसेलम। चलो, तो ये जो आगे से भैया जी एलिज की तरह, एलिज स्ट्रेट होती है और ये थोड़ी सी कर्व होती है, और कर्व होते ही नाम क्या बन जाता है? वलसेलम फोरसेप बन जाता है। क्या बन जाता है? वलसेलम फोरसेप्स। और वलसेलम फोरसेप किसके लिए काम आती है? ये थ्योरी भी कई बार पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा। इट होल्ड द वॉल ऑफ सर्विक्स। ये सर्विक्स की वॉल को होल्ड करने में मदद करता है। और ज्यादा दिमाग लगा के वो पूछे कौन सी वॉल, तो जवाब दे देना एंटीरियर वॉल, वरना ज्यादा मत बोलना। अगर वो पूछे कि ये क्या है, तो वलसेलम फोरसेप है। वो पूछे इससे क्या करते हैं, तो बोलना सर्विक्स को होल्ड करते हैं। उसने बोला सर्विक्स, उसे बोलना सर्विक्स की दीवार को। उसने बोला आगे वाली पीछे वाली, तो बोलना ऑफकोर्स आगे वाली, हम पीछे वाली की तरफ नहीं जाते हैं। तो वलसेलम फोरसेप जो आगे से थोड़ी सी क्या होती है? कर्व होती है। कहां से होती है? बॉडी से। कर्व कहां से होती है? बॉडी से। ये इसकी क्या कहलाती है? टिप। ये कहलाई बॉडी, और ये क्या कहलाया? अरे टेल वाला हिस्सा जिसमें रिचर्डसन लॉक लगा हुआ है। अरे कौन सा लॉक लगा हुआ है? रिचर्डसन लॉक लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो लॉक जनरेट करेगा, और ये वाली डिवाइस काम में ली जाती है। इसकी लेंथ थोड़ी लॉन्ग होती है क्योंकि सर्विक्स खुद गहराई में होता है। अरे ये आपकी छोटी नहीं होती है, ये लॉन्ग एलिज के बराबर मान सकते हो। साइज में क्या देखने को मिलती है? साइज इसकी लॉन्ग साइज देखने को मिलती है। साइज इसकी क्या देखने को मिलती है प्यारे विद्यार्थियों? लॉन्ग साइज होती है। नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, ए क्लाइंट एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ ए पॉसिबल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक मरीज है जिसमें भैया जी पता चला है कि दिल का दौरा पड़ गया। अरे अरे भगवान, किसी के साथ ऐसा ना करें। पता चला है कि मरीज जिसमें दिल का दौरा पड़ गया, इज द एडमिटेड टू द यूनिट, और वो भर्ती हो गए यूनिट में फ्रॉम द इमरजेंसी रूम, और आपातकाल के अंदर। अरे द नर्स फर्स्ट एक्शन, नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? व्हेन एडमिटिंग ए क्लाइंट विल बी टू। अरे कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मरीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब हार्ट की मायोकार्डियम को मिलने वाली ब्लड सप्लाई में कमी हो गई, तो मायोकार्डियम तड़प रही है, और मायोकार्डियम ही हमारे हार्ट की वो मसल्स है, या वो लेयर है जो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है। और मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कौन करती है? तो ध्यान रखिएगा, कोरोनरी आर्टरी। जैसे कि ये आपका शानदार वाला दिल, सर दिल आज कुछ बड़ा नहीं है, क्या बड़ा है? ये राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर से निकला एओर्टा, और एओर्टा की जो फर्स्ट ब्रांच होती है, अरे एओर्टा की जो फर्स्ट ब्रांच होती है वो क्या करती है? मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। फर्स्ट ब्रांच का नाम क्या देखने को मिलता है? तो आप लिखोगे एओर्टा, और एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच का नाम है कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने के कारण मरीज के हार्ट के मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिला। किसको ब्लड नहीं मिला? हार्ट की मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिला, तो उसमें क्या हो जाएगा? मायोकार्डियल इस्चीमिया देखने को मिलेगा। अरे उसके कारण हार्ट के मायोकार्डियम में क्या देखने को मिलेगा? इस्चीमिया देखने को मिलेगा। और हार्ट के मायोकार्डियम में इस्चीमिया हो जाएगा। अगर खून थोड़ी देर में भी नहीं पहुंचा तो ये इस्चीमिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन्फार्क्शन में। और जैसे ही खून नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो इसमें पेन देखने को मिल रहा है, तो शरीर में एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कंडीशन आई। ये चेस्ट पेन कैसा होता है? तो याद रखिएगा, ये शार्प पेन होता है। सर ये पेन कैसा होता है? तो रेडिएटिंग पेन होता है। अरे कैसा होता है? रेडिएटिंग पेन देखने को मिलता है। और ये रेडिएटिंग पेन कहां होता है? तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड हैंड के अंदर रेडिएंट होता है। और कहां देखने को मिल सकता है? तो ध्यान रखिएगा, नेक में भी रेडिएंट होता है। तो गर्दन के साइड में रेडिएंट होता हुआ नजर आएगा, हाथ में रेडिएंट होता हुआ नजर आएगा। मरीज में स्वेटिंग होगी, जैसे ही दिल का दौरा पड़ेगा मरीज में क्या देखने को मिलती है? स्वेटिंग देखने को मिलती है, यानी मरीज में पसीना डेवलप हो जाता है। मरीज का शरीर कोल्ड यानी ठंडा पड़ने लग जाता है, कोल्ड एटमोस्फियर या कोल्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये सारे लक्षण आते हैं। रिट्रोस्टर्नल पेन देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? रिट्रोस्टर्नल स्क्वीजिंग पेन होता है। स्क्वीजिंग का मतलब खिंचाव। तो ध्यान रखिएगा, शार्प का मतलब ऐसे लग रहा है चाकू घोंप दिया।
स्क्वीजिंग मतलब खींच रहा है, रिट्रोस्टर्नल का मतलब स्टर्नम के पीछे, रेडिएटिंग का मतलब ये लेफ्ट साइड में रेडिएंट होता हुआ देखने को मिलता है। मरीज में कोल्ड अपीयरेंस है, पसीना आने लगा, शरीर ठंडा पड़ने लगा, गर्दन में पेन रेडिएंट होने लगा, ऐसी चीजें देखने को मिले, सांस उखड़ने लगी है, ये सारी चीजें एमआई के संकेत होते हैं। और एमआई के संकेत वाले मरीज के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको काम में क्या लेना है, ओनम फॉर्मूला, क्या काम में लेना है, ओनम। इलाज के लिए ओनम नाम का फॉर्मूला, ओ का मतलब सबसे पहले मरीज को लगाओ ऑक्सीजन थेरेपी, और जैसे ही मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी हो जाती है उसके बाद एन का मतलब मरीज को लगाओ वेजोडाइलेटर जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन, और नाइट्रोग्लिसरीन के बाद भी अगर मामला ना बैठे तो मरीज को लगाओ एस्प्रिन, और लास्ट में मरीज के लिए हमारे संकेत क्या होंगे, मॉर्फिन। ये मरीज के लिए साली टेम्परेरी इलाज है, न कि परमानेंट इलाज है, क्योंकि परमानेंट इलाज तो उसके थ्रोम्बस को हटाना है। ऑक्सीजन लगा करके हमने ऑक्सीजन की प्रचुरता को पूरा करने की कोशिश की है ताकि मरीज में इरिवर्सिबल डैमेज नहीं हो जाए। नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडाइलेशन करवाई, वेजोडाइलेशन होगा तो मरीज के छाती का दर्द और छाती को मिलने वाला खून ज्यादा होगा। एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट, जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो रहा है वो रुकेगा, और मॉर्फिन क्या करेगा, कार्डियक ओवरलोड को रोकने की कोशिश करेगा। जब मरीज के अंदर आपसे कभी भी पूछा जाए कि चेस्ट पेन वाला मरीज आता है, क्या करो, ईसीजी करो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला आता है, ऑक्सीजन लगाओ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीज आया जिसको छाती में दर्द हो रहा है, क्या करो, ईसीजी। अगर आपसे पूछे एमआई की लोकेशन कौन बताता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की लोकेशन कौन बताता है, तो भी आपका जवाब क्या आना चाहिए, ईसीजी। अरे इसमें ईसीजी, इसमें ईसीजी, इसमें ईसीजी, ईसीजी। नेक्स्ट अगर आपसे मरीज आ जाता है, एमआई वाला मरीज आया है, तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑक्सीजन थेरेपी। अरे क्या होना चाहिए, तो ऑक्सीजन लगाओ। जब बोल ही दिया कि मरीज को एमआई हो गया तो उसको क्या लगा दो, तो भैया जी उसको लगाया जाता है क्या, ऑक्सीजन थेरेपी लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूं कि मरीज जैसे भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार्डियक मॉनिटरिंग। मॉनिटर लगाओ, उसके बाद सारे काम करो। तो ध्यान रखिएगा, स्टार बना करके लिख लीजिएगा, व्हेन पेशेंट कम इनटू इमरजेंसी रूम या आपका आईसीयू, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखने को मिलती है, तो आपका जवाब होगा कार्डियक मॉनिटरिंग। तो आपकी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखने को मिलती है, कार्डियक मॉनिटरिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, कार्डियक मॉनिटरिंग उसके अंदर करनी है, और उसके बाद सारे इलाज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मोस्ट कॉमनली कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है या कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होती है, तो आप सबको पता है लाडा आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द एमआई पेशेंट। मोस्ट कॉमनली कौन सी देखने को मिलती है, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अरे भैया जी लाडा, लाडा का मतलब क्या देखने को मिलता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो लाडा आर्टरी होती है, ये मोस्टली इन्वॉल्व होती है। अरे भैया जी मोस्टली जो इन्वॉल्व होगी, मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो कौन सी देखने को मिलती है, लाडा आर्टरी देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है, लाडा आर्टरी, या जिसे लेड आर्टरी के नाम से जाना जाता है। अब आपके सवाल की तरफ मैं वापस से ले जाने की कोशिश करूंगा कि सवाल का क्या मामला है। सवाल पूछा है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड द डायग्नोसिस, पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मरीज में पॉसिबल डायग्नोसिस है कि एमआई है, ठीक है। इज द एडमिटेड टू द यूनिट फ्रॉम द इमरजेंसी रूम, भर्ती हुआ है। द नर्स फर्स्ट एक्शन, इमरजेंसी में आते ही फर्स्ट एक्शन मैंने लिखवा दिया था, पढ़ो ऑप्शन। ऑब्टेन ए वाइटल साइन, पहला वाइटल लेंगे, वाइटल बाद में लेंगे, पहले मॉनिटर जोड़ो। कनेक्ट द क्लाइंट विद द कार्डियक मॉनिटर, क्योंकि हार्ट की रिदम जरूर देखना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कार्डियक डिसरिथमिया, तो सबसे पहले मॉनिटर लगाना है। हमारी जिम्मेदारी तो यही है, राइट आंसर तो बी जाएगा। आगे देखो, आस्क द क्लाइंट इफ सी इज स्टिल हैविंग चेस्ट पेन, उससे पूछो छाती में दर्द हो रहा है। अरे बेटा जब एमआई है तो दर्द होगा, एमआई है तो दर्द तो होगा। तीसरा बोल दिया कंप्लीट द हिस्ट्री एंड प्रोफाइल, अरे टाइम पास बाद में, अरे टाइम पास बाद में, सबसे पहले कार्डियक मॉनिटर, क्योंकि मरीज जितना नहीं बोल पाएगा उतना मशीन बोल देगी।
अब मरीज कोई नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर तो है नहीं कि आपने पेशेंट को पूछा कि व्हाट आर हैपनिंग, तो मरीज बोलेगा सर माई मायोकार्डियम मसल्स डज नॉट टेक ए प्रॉपर ब्लड सप्लाई, सो आई एम सफरिंग ए चेस्ट बोन, आई हैव रेडिएटिंग पेन। ये तो नहीं बोलेगा। मरीज तो अनपढ़ हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, कॉन्शियस हो सकता है, ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, ज्यादा पढ़ा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को तो कुछ भी मान के चलना है, और कुछ भी में सबसे पहले मशीन बोलेगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा एमआई का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब देखने को मिलता है कार्डियक, अरे क्या देखने को मिलता है? कार्डियक डिसरिथमिया। अरे क्या देखने को मिलता है? कार्डियक डिसरिथमिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कार्डियक डिसरिथमिया इज ए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कार्डियक डिसरिथमिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आना चाहिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता, एमआई का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो कार्डियक डिसरिथमिया। तो आपको सबसे पहले मॉनिटर लगाने के बाद आराम से वाइटल लो, हिस्ट्री लो, ये सारी चीजें देखेंगे और मॉनिटरिंग में। अब आपको पता है कि एमआई के अंदर दो चीज आती है ईसीजी में, ऑलवेज एबनॉर्मल वेव का नाम है क्यू वेव, बाकी अपन बोलते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन वाली चीज आती है। आपने सुना होगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अरे एसटीईएमआई और नॉन एसटीईएमआई बोला जाता है, यानी ये दो चीज है, इससे बोला जाता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और दूसरा देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। प्यारे दोस्तों, यहां अपन जब बात करते हैं ये वाला किसके कारण होता है, तो आपका जवाब जाना चाहिए कि ये बनता है थ्रोम्बस के कारण। किसके कारण? अगर आपके ब्लड वेसल्स में कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया तो ये होगा। वहीं पे ये किसके कारण देखने को मिलता है? तो जवाब आना चाहिए ड्यू टू प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो इसलिए हमेशा इनिशियल फेज में नॉन एसटी होता है और उसके बाद एसटी में चला जाता है। तो अगर यहां प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण होता है तो एंटी प्लेटलेट में एस्प्रिन। इसीलिए आपने सुना होगा मरीज जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंप्लेन लेके जाता है तो अस्पताल में डॉक्टर उसे बोलता है 2 एस्प्रिन की गोली 75 mg की खिलाता है कि अगर प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो रहा है तो यही टूट जाए और मामला सेट हो जाए। और अगर ये वाला आ गया तो इलाज के लिए क्या देना पड़ेगा? थ्रोम्बोलाइटिक। यहां क्या देना पड़ेगा? थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन देनी पड़ेगी। और यहां कौन सी दोगे? तो यहां दवाई दी जाती है एंटी प्लेटलेट। अरे कौन सी दोगे? एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन उसे दिया जाता है, ये वाली चीज भी। और ऑलवेज एबनॉर्मल, कौन सी वेव जिंदगी भर एबनॉर्मल रहेगी वो ठीक नहीं होगी, वो होगी क्यू वेव। तो स्टार बना करके लिख लीजिएगा, क्यू वेव ऑलवेज एबनॉर्मल। क्यू वेव उसके अंदर क्या देखने को मिलती है? जिंदगी भर एबनॉर्मल देखने को मिलती है। क्यू वेव क्या देखने को मिलती है? तो जिंदगी भर एबनॉर्मल वाला मामला देखने को मिलता है। समझ में आई मेरी बात? राइट आंसर क्या गया? बी। बोलो भगत और भगवान की जय। प्यारे दोस्तों, जिन जिन बच्चों ने बी दिया उनका सबका सही है, और जिनका यहां गलत हुआ है उनको यह सीखना है कि आगे कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ध्यान से पढ़े, पहचाने, परखें और फटाक से अपना जवाब पुट डाउन करने की कोशिश करें। Which of the following medication should the nurse anticipate to administer in the event of a heparin overdose? यूनिवर्सल क्वेश्चन, पूरे विश्व का फेवरेट क्वेश्चन। नॉरसेट के दिलो जान, सच्चा प्यार, पुराना आशिक, बच्चे बच्चे का यार, यही है वो सवाल। अरे आपसे बोल दिया हिपेरिन वाले मरीज के लिए, तो प्यारे दोस्तों क्या एट्रोपिन लगाएंगे? तो यहां एट्रोपिन को बचेड़ देते हैं। एट्रोपिन कैसी दवाई है? तो एट्रोपिन एक प्रकार की एंटी कोलिनर्जिक दवाई है। एंटी कोलिनर्जिक
एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन है और ये वो मेडिसिन है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है। तो ध्यान रखिएगा ये किस किन बीमारियों का एंटीडोट बन सकती है, तो लिखने की कोशिश कीजिएगा यहां। सर ये बन सकती है आपके नियोस्टिग्माइन का, किसका, नियोस्टिग्माइन का एंटीडोट बनेगी, ये एंड्रोफोनियम का एंटीडोट बनेगी, एंड्रोफोनियम का एंटीडोट बनेगी, ये आपके टेंसिलोन टेस्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सर ये ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, ये भैया जी प्रीओप या प्रोसीजर में सिक्रेशन को कम करने के लिए काम आती है, सिक्रेशन को डिक्रीज करती है। सर ये और किस में काम में ले सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। नेक्स्ट कहाँ काम में ले सकते हो, धतूरा में। नेक्स्ट कहाँ काम में ले सकते हो, अरे ध्यान रखिएगा बेलाडोना के नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट आपकी मशरूम, अरे ध्यान रखिएगा मशरूम पॉइजनिंग में काम में ले सकते हो। इन सब का एंटीडोट कौन है, एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट आंख के एग्जामिनेशन के लिए यानी फंडोस्कोपी में काम में लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चिल्ड्रंस में ही फंडोस्कोपी में काम आती है, बच्चों में नहीं आती है। सॉरी, बच्चों में ही आती है, एडल्ट में नहीं आती है। चिल्ड्रंस और बच्चे एक ही है, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, बहुत लंबे टाइम तक आप में ब्लरिंग ऑफ विजन करवा देगी, क्योंकि ये प्यूपिल्स को डायलेट कराएगी। और एडल्ट को तो बेचारे को गाड़ी चला के आया, गाड़ी चला के जानी है, तो उसमें टोपिरामेड काम में लेते हैं। ये एट्रोपिन है। एट्रोपिन का खुद का एंटीडोट क्या देखने को मिलता है, तो फाइसोस्टिग्माइन होता है। चलो ये तो उड़ा दो। नेक्स्ट लिख दिया सैलिसिलिक, अरे भैया जी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी साहब ये तो एस्प्रिन है, और एस्प्रिन नाम की दवाई एंटी प्लेटलेट होती है, जो और ज्यादा खून का बहाव बढ़ाने में मदद करने वाली दवाई है। एस्प्रिन का एंटीडोट सोडा बाइकार्ब होता है। एस्प्रिन आपकी प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकने में मदद करती है, और एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी में मरीज के कानों में घंटियां बज जाती है, जिसे अपन टिनाइटस बोलते हैं, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, टिनाइटस के नाम से जानते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप सबको क्लियर हुआ होगा, उड़ा दीजिएगा। हिपेरिन का एंटीडोट है वन एंड ओनली प्रोटामाइन सल्फेट। ध्यान रखिएगा 1 डोज प्रोटामाइन सल्फेट 100 यूनिट ऑफ हिपेरिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हिपेरिन कैसी दवाई है, खुद तो प्यारे दोस्तों ये एंटी कोयागुलेंट है, एंटी कोयागुलेंट नाम की दवाई है। एंटी कोयागुलेंट का मतलब वो दवाई, एंटीकोएगुलेंट का मतलब वो दवाई जो ब्लड के अंदर थक्का जमने से रोकती है। और इसके साथ में कौन सी जांचों की रिक्वायरमेंट होती है, तो एपीटीटी की। अरे इसके साथ में एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के नाम से जानी जाती है। एपीटीटी का मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम मरीज के साथ में चेक किया जाता है। दवाई देने के बाद यह नॉर्मली 28 से 42 होता है, 2 से 2.5 गुना बढ़ गया, नॉर्मल है 3 गुना से ऊपर निकल गया, टॉक्सिसिटी है। ध्यान रखिएगा ये प्रोटामाइन इसका एंटीडोट है, बेड साइड होना चाहिए। और वारफिरिन नाम की खुद दवाई क्या है, तो सर ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है। हिपेरिन होती है वो 3 से 4 घंटे में काम करती है। हिपेरिन का पर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 से 4 घंटे। वहीं पे वारफिरिन का होता है 72 घंटे। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए किसी भी मरीज में सर्जरी से पहले कौन सी दवाई देनी चाहिए या कौन सी कब बंद करनी चाहिए, तो इसको 6 घंटे पहले बंद कर दो और उसको 72 घंटे या 5 दिन पहले बंद कर दो। क्लियर है। वारफिरिन का एंटीडोट क्या होता है, विटामिन के होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वारफिरिन के साथ में जांच कौन सी की जाती है, पीटी-आईएनआर। और पीटी-आईएनआर में दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो याद रखिएगा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटामाइन सल्फेट आपके बेड साइड में होना चाहिए जब किसी को हिपेरिन देते हुए। हिपेरिन इंजेक्शन फॉर्म में के रूप में होता है और सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हिपेरिन आपका प्रेगनेंसी में भी सेफ होता है, क्यों, क्योंकि इट नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। वो दवाई जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है वो कभी भी बच्चे में नुकसान ही नहीं कर सकती। प्यारे दोस्तों, चोर अगर तुम्हारे घर में ही नहीं घुसेंगे तो चोरी करेंगे क्या, नहीं। तो ये कभी प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं करती है, तो प्लेसेंटा के अंदर बच्चे का नुकसान भी नहीं करती है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, बहुत अच्छी डिवाइस है और बहुत आराम से देख करके बता सकते हो।
सारे बच्चे जवाब देंगे। और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि लाइनें आपको याद होगी कि खुद को कॉन्फिडेंट करना है तो रोजमर्रा जिंदगी में सेशन में टिकना पड़ेगा। या तो बच्चे क्या हो जाएंगे, कुछ बच्चे तो घबरा करके बिखर जाएंगे और कुछ मेहनत करके निखर जाएंगे। तो उम्मीद है तुम मेरे गूगल स्टूडेंट और राफेल स्टूडेंट हो, तो जो मेहनत करके निखरने वालों में से बनना है, बिखरना नहीं है, खुद को मैदान छोड़ के नहीं जाना है, मैदान में टिका रहेगा वो मैदान जीत लेगा। या तो बंदा 360 देख ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर रोजमर्रा जिंदगी में देख ली तो डेफिनेटली वो सफलता को सुनिश्चित करेगा। चलो, पेकीमीटर नाम सही आ रहा है। इसे क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? पेकीमीटर बोला जाता है। अपने को समझना है कि पेकीमीटर नाम की डिवाइस, ये जो टिप होती है, ये क्या चेक करवाती है? सर ये कॉर्नियल थिकनेस को बताती है। कॉर्नियल की क्या बताएगी हमें? थिकनेस के बारे में जानकारी देने वाली डिवाइस को हमने नाम क्या दे दिया? पेकीमीटर दे दिया। ध्यान रखिएगा, कर्वेचर के बारे में किरेटोनोमीटर बताती है, ये नहीं बताती है, ये थिकनेस को बताती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉर्निया थिक कितना है। अगर जैसे कि मान लीजिएगा ये कॉर्निया है तो इसकी ये जो थिकनेस है इसको बताएगी। कर्वेचर को बताने वाला किरेटोनोमीटर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इट शुड नॉट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द कर्वेचर। क्या लिख सकते हो? इट शुड not given proper information about curvature। ये आपके कर्वेचर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। ये कर्वेचर के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, इसी को पेकीमीटर बोला जाता है। और ये थिकनेस का ये आपका डिजिटल और होता है। और ये कैसा देखने को मिलता है? डिजिटल होता है। और डिजिटल होता है तो यहां जानकारियां देगा। ये इसका क्या है? कंप्रेशन बटन देखने को मिलता है। अरे इसे क्या बोला जाता है? इसे कंप्रेशन बटन बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है? कंप्रेशन बटन के नाम से जाना जाता है। और ये इसकी टिप होती है। आप इसको टिप को टच करके पता करोगे कि कितनी ज्यादा थिकनेस है, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा कॉर्निया थिक हो रहा है तो वेव्स अंदर जाएगी नहीं। बोले तो भैया जी आपकी जो आंखों के अंदर रेज नहीं जाएगी तो क्या वो रेटिना तक पहुंचेगी? नहीं। जो कॉर्निया कोई क्रॉस नहीं करेगा वो आगे कैसे जाएगा? नेक्स्ट सवाल ये रहा। बोलो क्या पूछना है? फटाक से कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह उड़ाते रहें और अपने कमेंट को पुट करते रहें, क्योंकि कमेंट ही कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। टुकर टुकर क्लास को नहीं देखना है, मूवी की तरह देखने से कुछ नहीं होता है। ड्यूरिंग ए डिस्चार्ज प्लानिंग, छुट्टी के टाइम की बात है। पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड, माता पिता है किसी बच्चे के, विथ ए रूमेटिक फीवर, और उस बच्चे को बीमारी कौन सी है? रूमेटिक फीवर नाम की बीमारी है। यानी रूमेटिक फीवर के बच्चे के माता पिता के वो छुट्टी के टाइम की बात चल रही है। शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, पता करना चाहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सिंड्रोम, कौन से ऐसे लक्षण है जो जहरीले हो सकते हैं, ऑफ ए सोडियम सिलिसिलेट। अरे भैया जी एस्प्रिन, पहली बात तो इसको एस्प्रिन दी क्यों है? सर हमने सोडियम सिलिसिलेट या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्प्रिन के नाम से जानते हैं, वो इस रूमेटॉइड फीवर वाले मरीज के अंदर जॉइंट पेन कम करवाता है। प्यारे मित्रों ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। बीमारी का नाम लिखा है आरएफ रूमेटिक फीवर, जो एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, जो एक प्रकार की क्या देखने को मिलती है? ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में जानी जाती है। और ये ऑटो इम्यून जो डिजीज होती है प्यारे दोस्तों, ये किससे हो जाती है? तो ध्यान रखिएगा, बीटा हीमोलाइटिक या ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस।
ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें क्या देखने को मिलता है, मरीज को सीवियर जॉइंट पेन देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है सर, रिपीटेड टाइम, ध्यान रखिएगा इस मरीज को रिपीटेड टाइम लेरिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होता है। इस मरीज में क्या देखने को मिलता है, शोर थ्रोट हो सकता है। मरीज को क्या होगा, रिपीटेड लेरिंजाइटिस, अरे मरीज में क्या होगा, लेरिंजाइटिस होगा, मरीज में फेरिंजाइटिस होगा, अरे मरीज के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार देखने जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। ये तमाम चीजें मरीज में बार बार चलती रहती है। अब इस मरीज को जॉइंट पेन कम करने के लिए एस्प्रिन दे दी और आपसे टॉक्सिक, तो एस्प्रिन के अंदर ध्यान रखिएगा हमेशा टिनाइटस, अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में ही कि मरीज के अंदर कानों में घंटियां बजेगा। टिनाइटस का मतलब होता है रिंगिंग इन ईयर, क्या देखने को मिलता है, इसे क्या बोलेंगे, रिंगिंग इन ईयर, कानों में घंटियां बजेगी, अरे कानों में क्या बजेगी, घंटियां बजेगी। नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया, डर्मेटाइटिस एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। डर्मेटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द फंगस, अरे इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, क्या चमड़ी का इंफेक्शन होगा, तो एस्प्रिन कभी चमड़ी का इंफेक्शन नहीं कराती, उड़ा दो। ब्लरिंग ऑफ विजन बहुत ज्यादा टॉक्सिक लेवल होने पे देखने को मिल सकता है, बाकी ब्लरिंग ऑफ विजन इसमें नहीं होगा, कान खराब करती है। अनकॉन्शियस एंड एसीटोन ऑर्डर ऑफ द ब्रीथ, बेटा एसीटोन ऑर्डर नहीं करेगी। अनकॉन्शियस कब होगा, जब मरीज में रेज सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, स्टार बना करके लिख लीजिएगा। इसके बाद में मरीज में रेज सिंड्रोम क्या होता है, रेज सिंड्रोम किसको डैमेज करता है या क्या, अगर किसी भी, इसी को बोला जाता है हिपेटिक एंसिफेलोपैथी, अरे इसी को अपन ने क्या बोल दिया, हिपेटिक एंसिफेलोपैथी के नाम से जाना। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, हिपेटिक एंसिफेलोपैथी के नाम से जाना, या मैं आपको बोल रहा हूं किसी भी मरीज को वायरल इंफेक्शन के साथ में, किसी भी मरीज को वायरल इंफेक्शन के साथ में अगर एस्प्रिन दे दी जाए, किसी भी मरीज में वायरल इंफेक्शन के साथ में अगर मरीज को एस्प्रिन दे दी जाए तो वो आपके शरीर में क्या करवा देगा सर, वो अमोनिया का लेवल, वो लीवर को डैमेज करेगा। वो क्या करेगा, लीवर को डैमेज करेगा सबसे पहला। और जिस व्यक्ति का लीवर डैमेज हो जाएगा उसमें क्या होगा, अमोनिया, लीवर डैमेज हो गया, उसमें यूरिया साइकिल नहीं चलेगा, उसमें कौन नहीं चलेगा, यूरिया साइकिल डिस्टर्ब हो गया। और जिसमें यूरिया साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा उसके अंदर आपको पता है यूरिया साइकिल डिस्टर्ब होते ही उसमें किसका लेवल बढ़ जाएगा, अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। और ये अमोनिया क्या करेगा, क्रॉस करेगा आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर, ध्यान रखिएगा। अरे ये क्या करेगा, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद, अरे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ये क्या करेगा, ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब करेगा। और ब्रेन को क्या कर देगा, ब्रेन फंक्शन, अरे ब्रेन के फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब ब्रेन के फंक्शन प्यारे दोस्तों डिस्टर्ब होंगे, सबसे पहला आएगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वाली चीजें, उसके बाद में मरीज में इंक्रीज आईसीपी जैसी चीजें सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये कहलाती है हिपेटिक एंसिफेलोपैथी। तो इसकी समस्याएं हो सकती है, कई बार एग्जामिनर पूछता है हिपेटिक एंसिफेलोपैथी किसके कारण, तो वायरल इंफेक्शन विद एस्प्रिन, खाली एस्प्रिन नहीं करवाती है। और आपके सवाल में ये वायरल इंफेक्शन नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज वाला मामला था। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन डैमेज होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक तो लीवर होगा और दूसरा ब्रेन होगा। अरे कौन डैमेज होता है, लीवर और ब्रेन। तो सर इस चीज का समाधान क्या हो सकता है, तो पहला तो वायरल के साथ एस्प्रिन दो मत, ठीक है। नहीं सर आगे बताओ, अब समाधान बताओ, बीमारी हो गई है तो बेटा इसके अंदर दवाई दी जाती है नियोमाइसिन, जो इस कंडीशन को स्टेबल करेगी। इस मरीज को दवाई दी जाती है लैक्टुलोज, जो इस अमोनिया को, भैया जी यूरिया साइकिल नहीं चल रहा है और ये जो आपके बॉडी में जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट देखने को मिलता है एमिनो एसिड, ध्यान रखिएगा, उसको वहीं से बाहर निकालने की कोशिश करेगा और इसको लो प्रोटीन डाइट। तो 3 एडवाइस मेरी तरफ से चलेगी। पहली दवाई चलेगी नियोमाइसिन, कौन सी चलेगी, नियोमाइसिन नाम की दवाई देनी है। नेक्स्ट इस मरीज के अंदर क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा लैक्टुलोज दिया जाता है। और तीसरे नंबर पे क्या करना है, लो प्रोटीन डाइट,
लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। ये तीन चीजें यहां देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो मरीज में नियोमाइसिन दे दो, एक तो मरीज में क्या दे दो, नियोमाइसिन दे दो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मरीज में क्या दिया जाता है, लैक्टुलोज दिया जाता है जो स्टूल पास आउट करवा देगा। और लो प्रोटीन डाइट का मतलब मरीज में प्रोटीन का लेवल क्या करवा देगा, कम करवा देगा। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जब कम दोगे तो अपने आप यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड को बॉडी से निकालने के लिए यूरिया साइकिल चलता है। लेकिन यूरिया साइकिल, यूरिया एक्सक्रीट किडनी करवाती है, साइकिल लीवर में चलता है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा इस मरीज में ये वाला मामला। तीसरा हो गया ये गलत। और लास्ट हो गया चिल्स विद द एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ता नहीं है बल्कि एस्पिरिन टेम्परेचर को घटाती है। तो जो टॉक्सिसिटी भी होगी तो लेवल घटेगा ना कि बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से, फटाक से जवाब देते रहेगा जितने भी विद्यार्थी हैं, टुकर टुकर ना देखें। हाँ, यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो देखने को मिलेगा, लेकिन वो टॉक्सिसिटी में नहीं आता है। वो आपका फ्रूटी ब्रीथ, बेड ऑर्डर, हेलिटोसिस होगा, वो इसी में होगा, अमोनिया में। अमोनिया गंदगी दिखाती है आपको। 12वीं का लेब याद करो, 12वीं के लेबोरेटरी में अपने को याद है ना, वो सारी चीजें होती है। सवाल पूछ रहा है ए वुमन विथ ए हिस्ट्री ऑफ ए लेफ्ट रेडिकल मास्टेक्टमी। अरे ध्यान रखिएगा, एक कोई फीमेल है जिसमें लेफ्ट साइड के अंदर आपने क्या कर दी, रेडिकल मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी का मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, और रेडिकल का मतलब आसपास के टिश्यू को भी कुतर कुतर के निकाल लिया। अरे आपसे क्या बोला, इज बीइंग एडमिटेड फॉर द एब्डोमिनल सर्जरी। और भैया जी उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, इज बीइंग एडमिटेड फॉर द एब्डोमिनल सर्जरी। कोई पेट का ऑपरेशन था, द वुमन हैज द स्वॉलन लेफ्ट आर्म, और उसका भैया जी लेफ्ट आर्म सूजा हुआ नजर आ रहा है। चलेगा, द नर्स शुड। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर के मरीज के इलाज के लिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो खाली ब्रेस्ट की सर्जरी, ब्रेस्ट को रिमूव करना, या अगर मैं बोलूं रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, अगर खाली मैं बोलूं कि रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है तो उसे बोला जाता है मास्टेक्टमी। अरे उसे क्या बोला जाता है, तो जवाब आता है मास्टेक्टमी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेस्ट को रिमूव कर देना मास्टेक्टमी कहलाता है। अरे ब्रेस्ट को रिमूव कर देना क्या कहलाता है, मास्टेक्टमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कैंसर हो, कैंसर के अंदर सराउंडिंग लिम्फ नोड या टिश्यू को निकाला जाता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइट होती है लिम्फेटिक सिस्टम। तो कैंसर के मरीज में हमेशा क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा सराउंडिंग टिश्यू को, अरे हमेशा क्या किया जाता है, सराउंडिंग टिश्यू को भी रिमूव किया जाता है। अरे क्या किया जाता है, सराउंडिंग टिश्यू को भी रिमूव किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडिकल। साथ के टिश्यू भी कौन से, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यू को निकाल देते हैं, उसे रेडिकल। तो रेडिकल मास्टेक्टमी का मतलब ब्रेस्ट ही नहीं, ब्रेस्ट के आसपास में पाए गए तमाम जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम थे उनको निकाल दिया। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है लिम्फ या एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन करना, थर्ड स्पेस फ्लूइड को ड्रेन करना और मरीज के राइट एट्रियम तक पहुंचाना। तो अब कोई करेगा, नहीं करेगा तो स्वेलन होगी। तो मास्टेक्टमी के मरीज के अंदर जिस साइड में या साइट ऑफ द मास्टेक्टमी हमेशा एडिमेटस मिलता है, तो इसके लिए हमेशा एडवाइज की जाती है। और क्या एडवाइज होती है, एडवाइज होती है कि पोस्ट ऑप में पोजीशन इसको कौन सी दें। पोस्ट ऑप में आपको क्या देना है, तो याद रखिएगा अनअफेक्टेड साइड कौन सी दोगे, सेमीफोलस। अनअफेक्टेड साइड इस मरीज को पोजीशन कौन सी देंगे, सेमीफोलस दी जाती है। और जिसमें भी क्या होता है, आर्म अबोव द लेवल ऑफ हार्ट, हाथ को हमेशा अबोव द लेवल ऑफ हार्ट रखना है ताकि वो आराम से ड्रेन होता रहे। तो यहां नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, आर्म अबोव द लेवल ऑफ हार्ट, कि हाथ को हमेशा क्या करना है, हार्ट लेवल से भी ऊपर रखना है। हाथ को हमेशा क्या करना है, हार्ट लेवल से भी क्या करना है, ऊपर रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर में रेडिकल मास्टेक्टमी की जाती है, साथ में लिम्फेटिक टिश्यू को भी निकाल दिया। और हमने एडवाइज कर दिया पोस्ट ऑप के पेशेंट को कि जो अनअफेक्टेड साइड है उसको ऊपर रखो सेमीफोलस पोजीशन के रूप में, और अबोव द लेवल ऑफ हार्ट रखना है ताकि वो फ्लूइड आराम से ड्रेन होता जाएगा और वो काम चलता रहेगा। लेकिन आपके सवाल ने क्या पूछ लिया प्यारे दोस्तों, सवाल ने सर ये पूछा है कि एक वुमन
वुमन है उसके अंदर लेफ्ट रेडिकल मास्टेक्टमी कर दी। आपको पता है जिस मरीज में जिस साइड मास्टेक्टमी होती है उस साइड में सैंपल, उस साइड में जांच, उस साइड में ड्रेनेज, उस साइड में दवाई, उस साइड में फिस्टुला, उस साइड में ग्राफ्ट, सभी अवॉइड होते हैं। ऑल प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट पॉलिसी शुड बी अवॉइडेड इन द साइड ऑफ ऑपरेटिंग। उस साइड में अवॉइड करो। लेफ्ट में हो गया तो राइट में काम करो, लेफ्ट को अवॉइड करो, राइट में हो गया तो राइट को अवॉइड करो। क्लियर है? अब आपके मरीज में बोल दिया कि अब कोई पेट में कोई सर्जरी करनी है और वो एडमिट हुआ है तो हाथ सूजा हुआ है, नर्स क्या करेगी? टेक द ब्लड प्रेशर ओनली इन द अनअफेक्टेड आर्म, यानी जो बीमार हाथ नहीं है उसी साइड में क्या करेगी? ब्लड प्रेशर चेक करेगी। बढ़िया बात है। स्टार्ट एन आईवी लाइन इन अफेक्टेड आर्म, अभी मैंने बोला था कि जिस साइड बीमार है उस साइड में कोई आईवी लाइन नहीं चलेगी। अरे नो आईवी लाइन, नो डायग्नोस्टिक मेथड, नो ट्रीटमेंट पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड, ये नहीं होगा। तीसरा बोल दिया एनकरेज ए डिपेंडेंट पोजीशन ऑफ अफेक्टेड आर्म, एनकरेज द डिपेंडेंट पोजीशन ऑफ अफेक्टेड आर्म। एनकरेज का मतलब बढ़ावा दो, एनकरेज द डिपेंडेंट पोजीशन, डिपेंडेंट का मतलब ऐसे रख दिया ऐसे, ऐसे नहीं, अबो करना है। डिपेंडेंट में नहीं करना है, हमेशा क्या करना है? अबो, या जिसे बोलो अप करो, या जिसे क्या बोलो? अप करो। अरे हाथ को ऊपर करना है प्यारे दोस्तों, सेम पोजीशन में बिल्कुल नहीं रखना है, उड़ा दो। और नेक्स्ट हो गया अलाउ द ब्लड ड्रॉ इन द अफेक्टेड आर्म, बिल्कुल नहीं लेना। अरे सैंपल वैंपल नहीं लेना है तो सबसे बढ़िया क्या है? दूसरे हाथ से ले लो सैंपल, वो सूजा हुआ है तो कोई बात नहीं, स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिएगा। अफेक्टेड साइड भी, अरे प्यारे दोस्तों ये आंकड़ा अटका अटका सा नजर कैसे आ रहा है? अफेक्टेड साइड शुड बी अवॉइडेड, अफेक्टेड साइड शुड बी अवॉइडेड फॉर ब्लड सैंपलिंग, ब्लड सैंपलिंग प्रोसीजर, डायग्नोसिस आफ्टर मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी वाली साइड को हमेशा अवॉइड करो, ना तो उस साइड में बीपी चेक करना है, ना कोई जांच करनी है, ना कोई दवाई लगानी है, ना कोई सैंपल लेना है, ये सारी चीजें अवॉइड करने की कोशिश करनी होती है। चलो नेक्स्ट आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा? कुछ इस प्रकार से, अरे ये आंकड़ा जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अरे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और तुम लोगों ने ठान रखा है कि अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी में बैठे हुए तमाम लोगों को उनकी औकात दिखाएंगे और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करके दिखाएंगे। तो अभी तक जिसने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव के साथ लाइक वाले बटन को भी देखना है, वो भी बेचारा मुंह उतार रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे चेहरे की चमक का कारण बनना चाहता है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है और फिर जवाब देना है। सवाल ने पूछा है ए वुमन हु डिलीवर्ड, एक फीमेल है जिसने डिलीवर कर दिया ए हेल्थी बेबी, अच्छा साफ सुथरा शुद्ध बेबी। अरे 6 आवर हो गए, 6 घंटे पहले एक हेल्थी यानी स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है। टेल द नर्स, और वो नर्स से बोल रही है अरे दैट सी इज हैविंग क्रैम्प, और वो बोल रही है खिंचाव आ रहा है इन हर लेग, उसके पैरों में। एक फीमेल जिसने अभी अभी 6 घंटे पहले बच्चे को पैदा किया और वो बोल रही है मेरे पैरों में खिंचाव आ रहा है। अपॉन ए फर्दर असेसमेंट, और द नर्स आइडेंटिफाई लेग पेन ऑन डोर्सिफ्लेक्शन, और नर्स ने जब उसको असेस किया जाकर के देखा तो पता चला पेन होता है डोर्सिफ्लेक्शन में। चलेगा द नर्स शुड, तो कहीं इसको डीवीटी तो नहीं हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला जाए डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो वहां क्या होगा? पेन एट काफ मसल ड्यूरिंग डोर्सिफ्लेक्शन, और क्या होगा? रेडनेस, और क्या मिलेगी? स्वेलिंग। क्या मिलेगी? स्वेलिंग। तो स्वेलिंग, रेडनेस और पेन देखने को मिलता है डीवीटी वाले मरीज में जब पैर को 90 डिग्री पे, और अगर डीवीटी वाली है या नहीं आगे चलो। टेल द वुमन टू मसाज द एरिया, बिल्कुल नहीं। डोर्सिफ्लेक्शन में पेन होना मतलब ओमान साइन,
अरे डोर्सीफ्लेक्शन में पेन होना मतलब होमान साइन, और होमान साइन में किसी भी हालत में, होमान साइन वाले मरीज में किसी भी हालत में डीवीटी में मसाज नहीं करना है। मसाज एंड हॉट एप्लीकेशन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेट। कर दिया तो डीवीटी डिसलोकेटेड होकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनेगा, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म मरीज का स्वाहा करवा देगा। तो क्या तुम चाहते हो इसमें यह मामला हो? नहीं हो। दूसरा, अप्लाई ए वार्म कंप्रेशन, अभी बोला था मसाज एंड हॉट एप्लीकेशन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेट, उड़ा दो। अरे इंस्ट्रक्ट द वुमन ऑन हाउ टू डू एंकल पंप, उसे कोशिश सिखाओ कि पंप कैसे करें। एंकल को पंप नहीं करना है, रेस्ट करनी है, इमोबिलाइज करना है, क्योंकि हालांकि हुआ भी इमोबिलाइज से है, लेकिन अभी तो इमोबिलाइज करना है, अभी कोई मूवमेंट वगैरह नहीं करने। एंकल पंप पहले सिखा देते, एंकल पंप पहले सिखा देते कि डॉर्सी फ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन करता रहे, ताकि डीवीटी होता ही नहीं, घूमना फिरना सिखा देते। लेकिन अब क्या सिखा रहे हो? अब तो बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद ये नहीं होता है। तो लिख लीजिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि डीवीटी के पेशेंट में, ध्यान रखिएगा, मसाज एंड हॉट एप्लीकेशन, मसाज एंड हॉट एप्लीकेशन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेट। ध्यान रखिएगा, मसाज और हॉट एप्लीकेशन इस मरीज में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, डीवीटी वाले में बिल्कुल कदाचित किसी भी हालत में नहीं करना है। अरे किसी भी हालत में इसमें करोगे क्या? मसाज एंड हॉट एप्लीकेशन किसी भी हालत में नहीं करना है, वरना ये क्या कर देगा सर? ये डिसलोकेट कर देगा। अरे क्या कर सकता है ये? इट डिसलोकेट द थ्रोम्बस and develop more chances of मोर चांसेज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और ये आपके अंदर बहुत ज्यादा चांस पैदा कर सकता है, किसका? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। किसका कर सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बहुत ज्यादा चांस कर सकता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या चला गया? डी। और इसके साथ ही आज के दिन के समय की सीमाएं हो चुकी है समाप्त। आई होप आप सब लोगों को आज का दिन का धुआंधार सेशन लगा होगा, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, कंसेप्ट, लॉजिक, रैशनल से भरपूर। अगर आज का सेशन पसंद आया और अभी तक जिस बच्चे ने लाइक और शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। और क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो हमें ऊर्जा देगा, मोटिवेशन देगा, एक नए आयाम तक ले जाने की कोशिश करेगा। और कल फिर मिलेंगे आपके अपने नियमित समय सुबह 9:30 बजे बढ़िया वाले कंसेप्ट को लेकर के, और एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाएंगे। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और नादान न समझ बुजदिल, इन लहरों को लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहां रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो गर्दन ने बगावत की है, उस गर्दन को उसकी औकात बोले तो नॉर्सेट को दिल खोल के औकात दिखाएंगे और अपने आप को उजागर करके दिखाएंगे। माता पिता की आंखों की चमक के अंदर अपने उनके सपने पढ़ो और उन सपनों को साकार करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। डेफिनेटली सफलता मिलेगी और सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होता है और वो एक दिन जरूर आएगा। तो आज के दिन के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।